आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे। इसे लिटरेरी ब्रिज भी कहते हैं। क्योंकि ये मिडिवल जो इंग्लिश है, जो एज ऑफ चौसर है, उसको लिंक करता है एंग्लो सेक्सन पीरियड से। वैसे जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसमें जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उसे जिन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है उसमें ये जो 3 पीरियड्स हैं, एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड या एज ऑफ चौसर, इनको बिगनिंग कहा गया है। और उसके बाद से रेनाइंसांस स्टार्ट होता है। तो ये बिगनिंग में ये सेकंड पीरियड है एंग्लो नॉर्मन, जो कि हमने एंग्लो सेक्सन में पढ़ा था कि 1066 में जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी हैं विलियम, उनकी इंग्लैंड की कंक्वेस्ट से शुरू हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि ये लिटरेरी ब्रिज कैसे है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या थी, उसके आफ्टरमैथ्स क्या थे। उसके अलावा हम देखेंगे कि लिंग्विस्टिक लैंडस्केप क्या था। एक ट्राईलिंगुअल इंग्लैंड था, एक 3 ज़बानों वाला इंग्लैंड। उसके बाद हम मेजर लिटरेरी वर्क्स देखेंगे जो कि रोमांसेस हैं, क्रॉनिकल्स हैं, रिलीजियस राइटिंग्स हैं। उसके बाद हम आर्थरियन लेजेंड को देखेंगे जिसे मैटर ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। उसके बाद हम की थीम्स देखेंगे जो कि शिवलरी, कोर्टली लव, कल्चरल फ्यूजन, ये सब कुछ था। और फिर हम देखेंगे कि ये पीरियड क्यों मैटर करता है इंग्लिश लिटरेचर में। इसको हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव इरा भी कह सकते हैं। जो इसकी डेट्स हैं वो हैं 1066 से लेकर तकरीबन 1350 तक। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि जो ओल्ड इंग्लिश है और जो मिडिल इंग्लिश, जो चौसर की इंग्लिश है, उसके दरमियान में एक लिंक है ये। इसका जो की इवेंट है वो नॉर्मन कंक्वेस्ट है, जो फ्रांस वालों ने फ़तह किया था इंग्लैंड को 1066 में। और ये कोई साइलेंट पीरियड नहीं है। मोस्टली इसको डिसमिस कर दिया जाता है कि जी फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, इंग्लिश बहुत पुश डाउन हो गई थी, तो इसमें क्या ही काम हुआ होगा। बल्कि ये एक वाइब्रेंट मल्टीलिंगुअल एरा है जहाँ फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही थी नई लिटरेरी फॉर्म्स बनाने के लिए। इसका जो सेंट्रल डायनामिक है वो ये है कि जो कंक्वेस्ट, जो फतह हुई थी, जो कल्चरल फ्यूजन ज़ाहिर है, जो फ्रेंच लोगों का इंग्लैंड के लोगों से मिलाप हुआ था, एंड द ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ न्यू इंग्लिश आइडेंटिटी। तो अब एक आइडेंटिटी न्यू क्रिएट होना शुरू हुई थी इंग्लैंड में, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है कि जो इवेंट है उसमें विलियम जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी हैं, उन्होंने किंग हेरोल्ड गॉडविनसन को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हरा दिया। और जो कंकरर्स थे, जो कि नॉर्मन्स थे, जिनको हम नॉर्समैन भी कहते हैं, वो फ्रांस में सेटल हुए थे। वाइकिंग्स जो फ्रांस में सेटल हुए थे वो लोग थे। 1066 तक उन्होंने फ़्रेंच कस्टम्स अडॉप्ट कर लिए थे, फ्रेंच लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी, उन्होंने क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर ली थी। अब वो पॉलिश थे, रिफाइन थे, और वो इंटेलेक्चुअली क्यूरियस लोग थे, और वो यूरोपियन पीपल थे। उससे पहले हमने देखा कि जो इंग्लैंड है वो ज़्यादातर ट्राइब्स में बटा हुआ अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड लोग थे। अब जब वो लोग जो फ्रांस से होकर आए थे, उन्होंने इंग्लैंड में सेटल डाउन करना शुरू किया, तो जो इंग्लिश की रूलिंग क्लास है वो एक फॉरेन नॉर्मन मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी से रिप्लेस हो गई। पहले जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे उनकी जगह कहाँ आया, उनकी जगह नॉर्मन बादशाहत आई, और एक जो एरिस्टोक्रेसी कर लेंगे, शुरफा की हुकूमत, यानी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ज़मीनें भी ज़ाहिर है जो फातेह होते हैं वो ले लेते हैं, जिस तरह अंग्रेज़ आए थे और यहाँ पे बहुत चीज़ के हाकिम थे। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अमीर लोग थे, उमरा जिनको हम कहते हैं, वो भी अंग्रेज़ी थे। इसी तरह जब इंग्लैंड पे कब्ज़ा कर लिया नॉर्मन्स ने, तो अब वो अपनी शाही बादशाहत भी साथ लेके आए, वो अपने उमरा भी साथ लेकर आए। टाइमलाइन इसकी क्या है, 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, जिसमें हमने देखा कि एंग्लो सैक्सन रूल ख़त्म हो गया। 1086 में डूम्सडे बुक लिखी गई जिसमें विलियम ने एक ग्रेट सर्वे करवाया, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नॉर्मन्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट थे। बेसिकली जितने भी इन्वेडर्स होते हैं, जो बाहर से आने वाले होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उन्हें इस बात में बहुत इंटरेस्ट, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सेटलर्स होते हैं, जो आके रह पड़ते हैं, उन लोगों को इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि ये लोग पहले कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इनके पेशे क्या हैं, ताकि वो, चूँकि वो लूटने आए होते हैं,
या जो उन्होंने रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना होता है तो उन्हें इस बात में इंटरेस्ट होता है कि वो रिसोर्सेज को रिकॉर्ड कर लें। इसीलिए जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में तो उन्होंने भी यहाँ बहुत ज़्यादा सर्वेज वगैरह किए थे। उसके बाद प्लेंटेजेनेट रूल था जिसमें 1154 से लेकर 1485 तक, जिसमें शदीद किस्म की लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। 1215 में एक बड़ा मशहूर जो है डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें जो है वो एक किस्म की डेमोक्रेटिक राइट दिए गए थे इंग्लिश पीपल को, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंग्लिश आइडेंटिटी कितनी मजबूत हो रही थी। 1215 में ही फोर्थ लेटरन काउंसिल बनी, जिसने जो रिलीजियस वर्क्स थे वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उन पे काम करना शुरू किया। 1337 से 1453 तक 100 ईयर्स वॉर चली, जो कि फ़्रांस के साथ लड़ाई शुरू हुई। और एक इंग्लिश और नेशनल आइडेंटिटी, जब भी वॉर होती है तो एक नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज होती है, और वहाँ से अंग्रेज़ों की अपनी, इवन जो सेटलर्स आए थे नॉर्मन्स, उनकी भी, वो काफ़ी साल से रहते थे यहाँ पे, तो उनकी भी अपनी आइडेंटिटी एक डेवलप होना शुरू हुई। सोसाइटी एंड कल्चर क्या था? फ्यूडलिज्म था, जागीरदारी थी, क्योंकि लैंड ओनरशिप और लॉयल्टी के आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाए थे नॉर्मन्स ने। जब नॉर्मन्स आए तो उन्होंने अपने जो फेवरेट लोग हैं उनको जागीरें अदा करना शुरू की वफ़ादारी की बेस पर, और उसकी वजह से जो शिवलरी के, बहादुरी के कोड्स हैं वो भी बढ़े। जिसमें करेज, ऑनर, लॉयल्टी एंड कोर्टली बिहेवियर। अच्छा, आप देखेंगे कि एंग्लो सेक्सन में भी ये सब कुछ था, लेकिन वो थोड़ा अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड हिसाब से था। यहाँ कोर्टली बिहेवियर भी साथ साथ डेवलप हो रहा था, और उससे जो रोमांस जॉनर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये याद रखना है आपने कि रोमांस मीन्स एडवेंचर, बहादुरी के मुहिम्मात पे जो जाते थे उसको हम रोमांस कहते थे, जिसको के लिए हिंदी में वर्ड है रोमांचक। बेसिकली वो रोमांस है जिसमें एक्शन और एडवेंचर्स होते हैं। तो वो जो जॉनरा है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में डेवलप हुआ था। रिलीजियस लाइफ जो है वो एक टर्न हो गई थी पर्सनल इनकाउंटर्स विद गॉड, खुदा के साथ जो ज़ाती ताल्लुक़ है उस पर बहुत आ गई थी। और जो डिवोशनल लाइफ, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ थी, उसको अमूमन जो है वो जंगी, जिस तरह नाइटली क्वेस्ट का मतलब होता है जैसे जंगजू कोई जंग लड़ता है टेम्पटेशंस के ख़िलाफ़, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ता है, इसी तरह रिलीजियस लाइफ को भी कंपेयर किया गया कि वो इंसान जो है वो अपने खुदा की खातिर अपने नफ्स से कितना लड़ सकता है। लिंग्विस्टिक लैंडस्केप बहुत क्रूशियल है, ये बहुत अहम है। 300 साल तक इंग्लैंड जो है वो एक ट्राइलिंगुअल सोसाइटी रही। लैंग्वेज की जो डोमेन ऑफ यूज़ था, जो लैंग्वेज है और डोमेन ऑफ यूज़ है वो उसका देखें। जो लैटिन है वो कहाँ यूज़ होती थी? चर्च में, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। और ये लैंग्वेज ऑफ लर्निंग थी जो इल्म की है। जैसे बहुत अरसा हमारे यहाँ जो अरबी है वो मदरसों में अभी भी यूज़ होती है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती जितनी कि जब यहाँ पे मुसलमान बादशाहों की हुकूमत थी इंडिया में, तब यूज़ होती थी। अरबी जो है वो लैंग्वेज ऑफ लर्निंग समझी जाती थी, ख़ास तौर पे रिलीजियस लर्निंग की। तो एंग्लो नॉर्मन जो लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच थी, वो कहाँ यूज़ होती थी? जैसे अब आजकल इंग्लिश यूज़ होती है कोर्ट में, लॉ में, पार्लियामेंट में, उमरा में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पोलाइट हाई फाई सोसाइटी है वहाँ पे। और इसको हम लैंग्वेज ऑफ पावर और प्रेस्टीज कहते थे, जैसे आजकल इंग्लिश है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। उसके बाद जो मिडिल इंग्लिश है वो आम लोग बोलते थे, एवरीडे लाइफ। आप समझ लीजिए जैसे पंजाबी है, द लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी बट विद नो लिटरेरी और ऑफिशियल प्रेस्टीज फॉर सेंचुरीज़। उसकी सेंचुरीज़ तक कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसको पढ़ा लिखा नहीं जाता था, उसको कोई उसमें कोई काम नहीं करता था। तो whoever wished to move among the educated and cultured class found it necessary to speak French, कि वही अंग्रेज़ी आएगी तो आप तरक्की करेंगे। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ अगर फ्रेंच बोलते थे तो वो तरक्की करते थे। एवोल्यूशन क्या हुई कि जो ओल्ड इंग्लिश थी, जर्मैनिक इंग्लिश, उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंच वर्ड्स आए, फ्रेंच आए तो उनके साथ
वर्ड्स आए तो उनका जो इन्फ्लेक्स था वो हज़ारों फ्रेंच वर्ड जो हैं वो इंग्लिश ने एब्जॉर्ब किए और इस फ्यूजन से मिडिल इंग्लिश बनी, जिसे बाद में चौसर ने यूज़ किया। फ्रेंच इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लॉ में, गवर्नमेंट में, आर्ट में, कुजीन में। अभी भी बहुत सी टर्म हैं जो जो कोर्ट टर्म्स हैं, लॉ टर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म हैं जो कि फ्रांस से आई हैं। जैसे कि बीफ जो है वो फ्रेंच बीफ से बना है, जिसमें एंग्लो सैक्सन जो है वो काउज कहा करते थे इसको। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टिल जो इंग्लिश में है पाए जाते हैं। 100 Years वॉर और जो ग्रोइंग एलिनेशन फ्रॉम, अब हुआ क्या कि फ्रांसीसी सेटलर्स थे, वो जब यहाँ आए उन्होंने हुकूमत की तो वो अपनी फ्रेंच आइडेंटिटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जब वो यहाँ पे रहे तकरीबन 200 साल तो ज़ाहिर है वो इंग्लिश हो गए थे। तो जब फ्रांस से उनकी लड़ाई होना शुरू हुई 1337 में और वो चलती गई तो उसमें फ़्रांस के लिए नफ़रत और गुस्सा आ गया और एक एलिनेशन आ गई। तो उससे क्या हुआ कि इंग्लिश ने अपने आप को रीअसर्ट करना शुरू किया। मेजर लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं? अगर कॉन्टिनेंटल फ्रेंच लिटरेचर में देखें तो इंग्लैंड जो है उसमें वो डॉक्ट्रिनल और डिवोशनल वर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे 1215 के बाद में। द बुक ऑफ द किंग्स जो है 12वीं सदी में लिखी गई अराउंड, और द ओल्डेस्ट सब्सटेंशियल एंग्लो नॉर्मन प्रॉज वर्क, ये एंग्लो नॉर्मन के प्रॉज वर्क में सबसे पुराना और सबसे अहम काम है, जिसमें किंग्स की सारी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद बेनेडिक्ट का वॉइड और ऑफ सेंट ब्रेंडन है। ये वॉइस ऑफ सेंट ब्रेंडन जिस तरह हमने चौसर की कैंटरबरी टेल्स में भी पढ़ा कि जिस तरह हमारे यहाँ ज़ियारात होती हैं जो सूफिया और औलिया के मज़ारों की, वैसे वहाँ पे भी सूफिया के मज़ारों की ज़ियारात होती हैं। तो सेंट ब्रेंडन का वॉयज जो उन्होंने ख़ुद ट्रैवल किया, जो सूफिया के ख़ुद सफ़र थे, उस पर बेनेडिक्ट ने एक लिखी थी बुक, और ये शायद प्योरली नैरेटिव फ्रेंच पोम है और ये एक सेंट का लेजेंड है, जैसे सूफिया के किस्से होते हैं वैसे कि ये है। उसके बाद मिस्टेरी डी एडम, ये याद रखना है वॉयज ऑफ सेंट ब्रेंडन फ्रेंच में है लेकिन अंग्रेज़ों ने लिखी है। उसके बाद मिस्टेरी डी एडम है, ये अर्लीस्ट प्ले है जो कि इंटायरली फ्रेंच में है और ये ओरिजिन में एंग्लो नॉर्मन है। उसके बाद सेंट एडमंड्स का मिरर डी सेंटे इंग्लेजे, अ मिरर ऑफ होली चर्च, ये आम रीडर्स के लिए लिखा गया था और शायद अभी तक का इंस्ट्रक्टिव वर्क, इंस्ट्रक्टिव हिदायत वाला तबलीगी किस्म का काम है, और ये सबसे पुराना काम है जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आया एंग्लो नॉर्मन एपोकलिप्स, जिसमें वो तबाही आना शुरू हुई 13वीं सदी में, और मैग्निफिसेंट सीरीज़ ये उस पर एक पूरा वर्क है, इसका नाम है एंग्लो नॉर्मन एपोकलिप्स, और ये एक मैग्निफिसेंट सीरीज़ है जिसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं। उसके बाद रोमांस जो है, ये जॉनरा की बर्थ ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हुई। इसको ग्रेट एज ऑफ रोमांस कहते हैं, और इस रोमांस क्या करती है कि बहादुरी के कारनामों को सेलिब्रेट करती है, कोर्टली लव, दरबारी मोहब्बत को, नाइटली प्रोवेस जो जंगजू सलाहियतें हैं उनको। अगर वर्क को देखें और ऑथर की डिस्क्रिप्शन को, तो थॉमस ऑफ ब्रिटेन ट्रेस्टन ये वर्क है, ये किताब का नाम है, जिसमें अ कोर्टली वर्जन है ट्रिस्टन एंड इज़ोल्ट की स्टोरी, ये उनकी एक अपनी पुरानी स्टोरी थी, उसका उन्होंने कोर्टली वर्जन बनाया। इसी तरह बेरोल्स ट्रिस्टन जो है ये इसी ट्रिस्टन की स्टोरी का एक और वर्जन है। उसके बाद मास्टर्स थॉमस हॉर्न जो है, ये एक रोमांस है जो कि मिडिल इंग्लिश हॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा थॉमस ऑफ कैंट्स रोमन डिट्यूट शिवलरी, ये एक इंडिपेंडेंट वर्जन है अलेक्जेंडर के रोमांस की, और इसका सोर्स क्या है, मिडिल इंग्लिश किंग थे एलिजेंडर, उसकी स्टोरी ये लिखी गई है। और रोमांस का मतलब एडवेंचर और एक्शन से भरी हुई कहानियाँ। हिस्टोरिकल राइटिंग्स में क्या क्या उस टाइम के काम हुए थे? क्रॉनिकल्स, जो कि क्रॉनिकल जो हैं ज़मानी तरतीब से लिखे हुए वाक़यात, जैसे कि तारीख़ लिखी जाती है कि सन फलां में ऐसे हुआ, सन फलां में ये हुआ, ये बहुत पॉपुलर थे, जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट को वो अपनी कहानियों से भी जोड़ देते थे। लेजेंड कहते हैं दास्तान को, जिसमें आप कुछ रियलिटी होती है और कुछ फिक्शन होता है।
अब अगर हम इसका ऑथर को देखें, वर्क को देखें और सिग्निफिकेंस को देखें, तो जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ एक ऑथर हैं और इनका वर्क है हिस्टोरिया रेजम ब्रिटानिया। रेजम जो है, रेजम, रीगल, ये शाही के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बरतानिया के शाही ख़ानदानों की हिस्ट्री। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द आर्थरियन लेजेंड। किंग आर्थर एक बादशाह थे और उनके बारे में बहुत सी दास्तानें मशहूर हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो कहते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि इन्होंने तीनों कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, आर्थर, मर्लिन और लियर। उसके बाद वेस एक राइटर हैं जिनकी किताब है रोमन डी ब्रट, और ये जॉफ्री को उन्होंने ट्रांसलेट किया था फ्रेंच वर्स में, और ये पहली बार थे जिन्होंने राउंड टेबल मेंशन की थी आर्थर की लेजेंड में। अच्छा, आर्थर की लेजेंड में राउंड टेबल का मतलब यह है कि उनके जो कुछ नाइट्स थे, जो जंगजू थे, वो चूँकि रैंक्स के लिए लड़ते थे, तो टेबल में एक सेंट्रल पोजीशन होती है, आपको पता है, जिसमें जो अहम सबसे अहम बंदा बैठता है या जो बादशाह है वो बैठता है। तो किंग आर्थर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए या अपने नाइट्स में तफरीक ख़त्म करने के लिए क्या किया था कि वो अपने नाइट्स को राउंड टेबल पे बिठाते थे, क्योंकि राउंड टेबल का कोई कॉर्नर नहीं होता, तो इसलिए कोई सेंट्रल पोजीशन नहीं होती और सब बराबर होते हैं। इस तरह जॉफ्री गेमर के स्टोइडेज एंग्लिस है और ये एक लाइवली क्रॉनिकल है एंग्लो सैक्सन किंग्स का, और ये भी फ्रेंच में है। उसके बाद बेनोय डी सांटे, मोर रोमन डी ट्रॉय, ये लंबी पोइम है ट्रोजन वॉर पे, और ये बाद में ट्रॉय बुक्स जितनी भी लिखी गई वो इसी पर के मॉडल पर लिखी गई हैं। अब आर्थरियन लेजेंड जो है वो उसने शेप ली थी इस स्पेसिफिक जो पीरियड है उसमें, और ये क्राउनिंग लिटरेरी अचीवमेंट है। गिल्डर्स जो है ये ऑथर्स की विक्ट्री के लिए फेमस है, और ये ऑथर की विक्ट्री उसको जानता था लेकिन उसका नाम नहीं लिया। इसी तरह नेनियस जो है वो ऑथर की विक्ट्रीज़ को मेंशन करता है कि कैसे उसने सेक्सन पर विक्ट्री हासिल कर की थी। इसी तरह जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ को हम पीछे देख चुके हैं कि उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के स्टोरी बयान की और फुल बायोग्राफी दी, और कोर्ट में वो कैसे आर्थर, किंग आर्थर रहते थे और उन्होंने कौन कौन सी फतूहात की। इसी तरह वेस जो है उसने लेजेंड में राउंड टेबल का इजाफा किया, और वॉल्टर मैप जो है उसे क्रेडिट किया जाता है कि उसने इस लेजेंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो मिस्टिकल क्वेस्ट फॉर होली ग्रेल। अच्छा, होली ग्रेल जो है वो एक मुक़द्दस प्याला है जिसमें कहा जाता है कि आखिरी बार जीसस ने, जो हज़रत ईसा हैं, उन्होंने खाना खाया था, जो आखिरी लास्ट पर था वो उसमें उन्होंने खाया था, और कहा जाता है कि बाद में जो उनका ब्लड है वो भी उसी में कलेक्ट किया जाता था। तो वो जो एक क्वेस्ट फॉर होली ग्रेल है, उस होली ग्रेल को ढूंढने के लिए वो नाइट्स निकलते थे और उसमें उनकी आपस में मुकाबले होते थे। ये वाला जो मिस्टिकल एलिमेंट है वो उन्होंने ऐड किया था वॉल्टर मैप ने आर्थरियन लेजेंड में, और उससे क्या हुआ था कि जो बज़ाहिर सेक्युलर स्टोरी थी ये एक शदीद रिलीजियस एलेगरी तमसीलिया बन गया। मेजर फिगर कौन है? मारिया डी फ्रांस। ये कौन थी? ये पहली फीमेल पोइट थी जिन्होंने फ्रेंच में लिखा, इंग्लैंड में, लेट 20th सेंचुरी में लिखा, और ये उस पीरियड की वन ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर थी, और अभी तक उनकी आइडेंटिटी जो है वो जाहिर है उस टाइम रिकॉर्ड नहीं होते थे, ख़ासतौर पे एक फ़ीमेल पोइटेस के लिए, तो इतना हम सर्टेनिटी से कह नहीं सकते। उनको लाइज उन्होंने लिखे जो कि शॉर्ट वर्स रोमांस थे, बर्डन लाइज, जिसे इंग्लैंड के छोटे जो लिरिक टाइप टेल्स ऑफ लव, मैजिक एंड शिवलरी, और जो सेल्टिक की ओरल ट्रेडिशन है, जो लोक कहानियाँ हैं, उन पर बुनियाद पर उनसे अखज़ करते हुए उन्होंने ये सारी की सारी स्टोरीज़ लिखी। इसके अलावा लेमन हैं जो कि एक इंग्लिश प्रीस्ट थे अर्ली 13th सेंचुरी में, और उनका वर्क क्या है? ब्रट, जो 1200 से 1225 में लिखा गया, और ये जो है रीबर्थ ऑफ इंग्लिश। अगर हमने अभी तक जितने भी डिस्कस किए हैं वो सब के सब फ्रेंच में लिखे गए थे, लेकिन ये जो है इंग्लिश में लिखा गया था, इसलिए ये इंग्लिश एज लिटरेरी लैंग्वेज को इसने इस्टेब्लिश किया। इन्होंने जो वेस का रोमन डी ब्रट था उसको मिडिल इंग्लिश की एलिटरेटिव वर्ड्स में ट्रांसलेट किया, और ये क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि ये पहला इंग्लिश वर्क है जो आर्थर की स्टोरी इंग्लिश में बताता है, और राउंड टेबल उसने इंग्लिश में किया है, और ये बड़ा अहम लिंक है बेवुल्फ और चौसर में, क्योंकि बेवुल्फ एंग्लो सैक्सन इंग्लिश में लिखी गई थी, उसके बाद जितना काम हुआ वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में वो फ्रेंच में हुआ, तो उसके बाद इन्होंने इंग्लिश लिखी और उसके बाद चौसर ने उसको परफेक्ट किया। की थीम्स क्या थी? शिवलरी एंड नाइटहुड, बहादुरी, जंगजू होना, और
The romance idealizes the knight who proves his worth through noble characters and bravery. The knightly quest जो है वो एक central metaphor है. courtly love है उसके बाद एक highly codified और adulterous किस्म का मतलब जिसे क्या कहते हैं बालिग किस्म की मोहब्बत, जहाँ नाइट जो है वो हीरोइक डीड्स इसलिए परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके. और ये ट्रिस्टन रोमांसेस जो हैं उसमें सेंट्रल थीम थी. उसके अलावा जो मैटर ऑफ ब्रिटेन है जिसे आर्थरियाना कहते हैं, जो लेजेंड ऑफ किंग आर्थर है, उसके नाइट्स, मर्लिन जो उसका प्रॉफिट था, कैमलॉट, ये इन सारों के कुछ एक बाकायदा जॉनरा था जिसकी सेंट्रल थीम जो है वो इसी के गिर्द घूमती थी. तो ये 3 थीम्स जो हैं वो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर की थीम्स हैं. इसके अलावा क्वेस्ट एंड द होली ग्रेल, द सेक्युलर एडवेंचर स्टोरीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिचुअल एलिगरी. स्पिरिचुअल एलिगरी कैसे एक आम दुनियादार सी स्टोरी जो है वो मजहबी फरीज़े में, मजहबी तमसीलिए में, मजहबी हकायत में तब्दील हो गई कि जहाँ जो जंगजू थे वो अपनी मुहिम्मात पे जाते थे, तो दरमियान में जो होली ग्रेल, जो क्वेस्ट फॉर ग्रेल है, इसमें क्या मतलब है कि जो रूह है वो कैसे मुकाबला करती है, कैसे मुहिम्मात सर करती है अपने रब से मिलने के लिए. रिलीजन और डिवोशन भी बहुत अहम थीम्स हैं. रिलीजियस लिटरेचर बहुत है, सेंट्स लाइव्स, सर्मन, मिस्टिकल ट्रीटीज़, ये सारी आती हैं. और उसमें जो है पर्सनल पाइटी, तकवा जो है उसके लिए जो एक डिज़ायर है वो शो होती है. उसके बाद अलावा फ्यूजन ऑफ कल्चर, जो लिटरेचर है ये वाला एंग्लो नॉर्मन का, ये एक प्रोडक्ट है इंट्रैक्शन बिटवीन नॉर्मन फ्रेंच, इंग्लिश और जो सेल्टिक या वेश या ब्रिटेन की पुरानी जो ट्राइब्स थे, उनकी जो फोकलोर्स थी, उनकी जो लोकल कहानियाँ थी, उनके दरमियान में एक मिक्सचर है. और इसकी एक प्राइम एग्जांपल जो है वो आर्थरियन रोमांस है, जो कि सारी चीज़ों को मिला के बना है. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसने इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म किया. फ़तह की वजह से जो इंग्लिश है उसमें फ़्रेंच वर्ड्स आए. ओल्ड इंग्लिश जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिडिल इंग्लिश में चेंज हुई. रोमांस जॉनरा जो है वो पैदा हुआ है इस पीरियड में. आर्थरियन लेजेंड जो हैं, आर्थर इज़ अ ग्रेट किंग, राउंड टेबल, लैंसेलॉट, ये बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं, क्वेस्ट फॉर होली ग्रेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई मिडिल इंग्लिश दौर में. इंग्लिश रिवाइव हुई थ्रू लेमन ब्रिट, और एक यूरोपियन लिटरेचर जो है वो इंग्लिश में फ्लरिश किया. की पॉइंट्स क्या हैं? की इवेंट्स हमने देख लिया है, लैंग्वेजेस देख ली हैं, मेजर राइटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेजर वर्क्स देखे हैं हमने जो कि मोस्टली फ्रेंच में हैं सिवाय ब्रिट के. जॉनर्स देखे हैं हमने और कोर थीम्स देखी हैं और लेगेसी भी हमने देख ली है. तो ये जो फाइनल थॉट है ये है कि जो यूनियन ऑफ नॉर्स एंड गेलिक blood had produced a culture that had the best qualities of both, the strength and energy of one and the curiosity and imagination of the other. तो ये दोनों कल्चर जो मिलके जो वहाँ का लोकल इंग्लैंड का कल्चर था और बाहर वाला जो फ्रेंच कल्चर था, उन्होंने मिलकर एक नई फ्यूजन रखी. और एंग्लो नॉर्मन पीरियड एक इंटरप्शन नहीं थी, मदाखलत नहीं थी, कोई कट नहीं था, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसने ओल्ड इंग्लिश वर्ड को लिया और उसको नई एनर्जीज़, नई स्टोरीज़, नई लैंग्वेज के साथ इन्फ्यूज़ किया और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को एक बहुत अच्छा उसने फ्लरिश करवाया. तो ये आपका आज का लेक्चर था और आपने एंग्लो नॉर्मन पीरियड में पे एक पूरी असाइनमेंट बनानी है. और ये नॉर्मली डिसमिस कर दिया जाता है, या तो एंग्लो सेक्सन के बेवुल्फ वगैरह के लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो एज ऑफ चौसर से पहले जितना भी है इसको डिसमिस कर दिया जाता है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आपने मुझसे पूछ लेनी है.